यहाँ पर आपके सामने मौजूद है रीडर्स चॉइस क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस चैप्टर की वीडियो हम कंटिन्यू बना रहे हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक की वीडियो आपके पास ऑलरेडी जा चुकी है। अब क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है आ, बा और सा जो 3-2-1 के अनुपात में लाभ हानि विभाजित करते हैं एक फर्म में साझेदार हैं। 31 दिसंबर को उनकी स्थिति निम्नलिखित थी, जिसमें देनदार मतलब लेनदार, संभाव्य दायित्व निधि, सामान्य संचिति, आ बा सा की पूंजी और संपत्तियों में रोकड़ देनदार है, जिसमें असुदृढ़ संचिति भी दिया है, स्टॉक, भूमि व भवन, मशीनरी, ख्याति, उच्चंत खाता। साझेदारों ने फर्म को विघटित करने का निश्चय किया। संपत्ति से निम्न प्रकार रकमें प्राप्त हुई। अब इसको आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अब हम इसकी शुरुआत करते हैं इसके सॉल्यूशन की। जब पार्टनरशिप फर्म का विघटन होता है, समस्त संपत्तियों का वसूली की जाती है, उनको बेच दिया जाता है और जितने भी लेनदार होते हैं, जिन जिन लोगों को पैसा देना होता है, जो लायबिलिटी के रूप में होते हैं, उन सभी का भुगतान उन संपत्तियों के बेचने के बाद कर दिया जाता है। अब हम इसके लिए सबसे पहले नीलामी खाता, जिसे हम वसूली खाता या रियलाइजेशन अकाउंट अंग्रेजी में कहते हैं, उसको तैयार करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने रियलाइजेशन अकाउंट बना हुआ है। इसका फॉर्मेट आपको ऑलरेडी पहले से अगर आप सवाल देख रहे हैं तो ऐसे ही मेंटेन होता है। इसमें सबसे पहले हम इन संपत्तियों को डेबिट साइड में लिखेंगे, यानी देनदार, स्टॉक, भूमि व भवन और मशीनरी, ख्याति, उच्चंत खाता। ये हमारे सारे अमाउंट यहाँ पर एक एक करके सबके लिखे जाएंगे, जिसमें आप देख रहे हैं स्टार्टिंग से ही हमने यहाँ लिखा हुआ है डेटर्स। डेटर्स में आप देखेंगे 2 जगह रकम लिखी है, एक तो यहाँ है, एक यहाँ है। तो आप 6000 रुपये लिखेंगे डेबिट साइड में, और ये जो 300 रुपया है इसको आप इधर क्रेडिट साइड में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से लिख देंगे। इसके बाद स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, गुडविल, सस्पेंस, इन सभी को यहाँ से लेकर के, यानी 1 2 3 4 5 6, ये 6 रकम आपको यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद इधर से जो लायबिलिटी है, लेनदार है, संभाव्य दायित्व निधि है, ये दोनों हमारी लायबिलिटी हैं, इनको हम इधर लिखेंगे क्रेडिटर्स और कंटिंजेंट लायबिलिटीज। इसके बाद नीचे लिखा है 600 रुपये अशुद्ध ऋण हो गए, यानी ये जो 6000 रुपया है इसमें से 600 रुपये डूब गए और देनदारों से 300 रुपये छूट देकर भुगतान लिया गया, तो 300 रुपये और भी कट गए डिस्काउंट के नाम पे, तो यानी कुल मिला के 600 300 मिला के 900 रुपये ख़त्म हो गए। तो 6000 में से 900 निकल जाएंगे तो 5100, यानी बाई कैश बैंक के नाम से हम यहाँ लिखेंगे और डेटर से 5100 रुपये वसूल हुए, ऐसा यहाँ पे दिखाया जाएगा। स्टॉक से 10% कम, स्टॉक की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 10,300 है, इसका 10% 1030 रुपये इसमें से घटा देंगे तो जो रकम प्राप्त होगी स्टॉक से 9270 रुपये प्राप्त होगी। इसके बाद आप देखेंगे अगला अमाउंट, जिसमें यहाँ बोला गया भूमि और भवन से 13,000 रुपये, तो हमने सीधा इसका लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से 13,000 रुपये लिख दिया है। मशीनरी से 5500 रुपये मिले हैं तो मशीन से यहाँ 5500 रुपये लिखा गया। इसके बाद हमारी सारी संपत्ति की नीलामी हो जाती है। लेनदारों का 6% छूट पर भुगतान कर दिया गया, तो हमारे पास जो लेनदार हैं यानी क्रेडिटर्स वो हैं 8000 के, इनका 6% यानी कि 480 रुपया इनका कम करके भुगतान करेंगे, तो हम इनका टू कैश एंड बैंक अकाउंट के नाम से क्रेडिटर का 7520 रुपये का भुगतान कर देंगे। इसके बाद अगला जो पेमेंट है वो है संभावित दायित्व के लिए 8000 रुपये का भुगतान करना पड़ा, तो जो कंटिंजेंट लायबिलिटी है ये 5000 का, इसका पेमेंट हमें 8000 करना पड़ा, तो हम यहाँ पर कंटिंजेंट लायबिलिटी का 8000 रुपया लिखेंगे। इसके बाद इन्होंने आगे बोला कि 270 रुपये वसूली का खर्च हुआ है, तो इसको भी हम यहाँ पर लिखेंगे। कुल जो पेमेंट हुआ है 15,790 रुपये का भुगतान हुआ है और इन संपत्तियों को बेच करके चारों को 32,870 रुपये की वसूली हुई है। इसके बाद यहाँ पर बोलता है कि ख्याति और उच्चंत खाते से
कुछ भी नहीं वसूल हुआ, यानी ये जो गुडविल है और सस्पेंस अकाउंट का पैसा है ये बिके ही नहीं, इनसे कुछ मिला नहीं है। तो यहीं पर हमारा वसूली का काम समाप्त हो जाएगा। अब हम डेबिट साइड का टोटल करते हैं तो ये 57,090 रुपये होता है, यानी यही साइड ज़्यादा है जबकि ये साइड हमारी बहुत कम पड़ रही है। तो यहाँ का अमाउंट 1 2 3 4, इन चारों को हम 57,090 में से माइनस करेंगे तो 10,920 रुपये का लॉस होगा, क्योंकि कमी क्रेडिट साइड की ओर आई हुई है। इस 10,920 को हम इनके रेशो में यानी 3:1 का टोटल होता है 6 यानी 6, तो 3/6, 2/6, 1/6, 3/6, 2/6, 1/6 के हिसाब से हम ABC के कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो 5,460 रुपये, 3,640 रुपये और 1,820 रुपये इनके अकाउंट में ये लॉस ट्रांसफ़र होगा। फिर हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बनाने के लिए सबसे पहले बाई बैलेंस BD में 10,000, 8,000, 6,000 ये कैपिटल का बैलेंस हम लिख देंगे। इसे लिखने के बाद यहाँ पर रिजर्व भी लिखा हुआ है, सामान्य संचिति 6,000 रुपये की, इसको हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। 6,000 को 3-2-1 के रेशो में बांट देंगे तो 3,000, 2,000, 1,000 आएगा। इसके बाद ये जो लॉस आया हुआ है यहाँ पर अगर आप देखोगे क्रॉस बटेगा इधर टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से, इन तीनों को हम तीनों के अकाउंट में डाल देंगे और कुछ इसमें है नहीं। इसके बाद हम ए का टोटल चेक करेंगे तो ए का टोटल पेमेंट 13,000 रुपये का होता है, जिसमें से 5,460 रुपये लॉस काटने के बाद इसको पेमेंट हम 7,540 रुपये का कर देंगे। इसी प्रकार से बी का 10,000 रुपया बनता है, जिसमें ये लॉस काट के 6,360 रुपये का भुगतान कर दिया जाएगा। इधर 7,000 रुपये का टोटल पेमेंट सी का है, जिसमें से 1,820 रुपये काट के लॉस का पैसा 5,180 रुपये का पेमेंट कर देंगे। ये साइड हमारी ज़्यादा है, इसी को हम यहाँ भी और यहाँ भी लिख देंगे। अब हम बनाएंगे कैश बैंक अकाउंट, देखेंगे कि हमारा कैश और बैंक में दोनों तरफ का पेमेंट किस प्रकार से हो रहा है। तो जैसे कि आपके सामने मौजूद है कैश और बैंक अकाउंट, इसमें सबसे पहले हम बैलेंस BD में वो रोकड़ का पैसा लिखेंगे जो यहाँ बैलेंस शीट में 2,000 का लिखा है। इसके बाद वसूली का पैसा जो हमने यहाँ पर 32,870 रुपये इन संपत्तियों को बेच के वसूला था उसको लिखेंगे। जो प्राप्त होने वाली रकम है वो डेबिट साइड में आएगी यानी इधर, तो टोटल 34,870 रुपये होते हैं। अब इसका जो भुगतान होगा वो 3 जगह भुगतान हुआ है, ए का, बी का, सी का, तो इन तीनों की कैपिटल का पेमेंट तो कैपिटल अकाउंट से हो गया। इसके बाद रियलाइजेशन में हमने क्रेडिटर का कंटिंजेंट लायबिलिटी और एक्सपेंसेस का 15,790 का भुगतान किया था, तो इन तीनों का पेमेंट ए की, बी की, सी की कैपिटल का भुगतान हो गया और रियलाइजेशन से 15,790 ये वाला भुगतान हो गया। तो कुल मिला के इधर का टोटल 34,870 हो गया। इस प्रकार से कैश अकाउंट आपके सामने पूरी तरह से दोनों तरफ इक्वल आ गया, यानी जितना पैसा आया था एक एक पाई का हिसाब सभी लोगों को कर दिया गया और सबका भुगतान जितना जिसका बनता है उसको कर दिया गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 की जो शुरुआत हुई है वो यहाँ से हुई है और स्टेप बाय स्टेप अगर आप लिखना चाहें तो इसको आसानी से अपने कॉपी में लिख सकते हैं। वीडियो को रोक करके आगे बढ़ा करके आप आराम से इसको लिख सकते हैं और इसका समापन यहाँ पर हो गया कैश अकाउंट बनने के बाद। अब क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11, अगर आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 तो यहाँ पर गोपी और बनवारी इस नाम से क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो छोटा सा ही है परंतु इसकी कहानी जिस प्रकार से दी गई है उस हिसाब से बहुत लंबी बन रही है। गोपी और बनवारी ने जो कि 4/7 3/7 के अनुपात में लाभ हानि विभाजित करते थे, 31 मार्च 2021 को अपनी फर्म को विघटित करने का निश्चय किया। विघटन की तिथि पर गोपी की पूंजी 1,24,000 रुपये और बनवारी की पूंजी 3,000 रुपये थी। लेनदार 22,350 रुपये के और रोकड़ का जो शेष है वो है 3,620 रुपये। शेष संपत्ति से 1,24,560 रुपये प्राप्त हुए। विघटन व्यय 1,510 रुपये हुआ। गोपी और बनवारी दोनों शोधक्षम थे। विघटन की तिथि का आर्थिक चिट्ठा और फर्म की पुस्तकों को समाप्त करने के लिए आवश्यक खाते बनाइए। साझेदारों से रोकड़ का अंतिम विवरण भी दिखलाइए, यानी पूरी स्टोरी इनको बनाने के लिए कह दिया गया है। तो हम सबसे पहले
क्योंकि इन संपत्तियों को बेच करके इन्होंने कहा 1,24,560 रुपये प्राप्त हुए, तो वो संपत्ति कितने की है, संपत्ति का तो पता ही लता नहीं है। इसके लिए हमें एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी होगी, जिससे हम ये जान पाएंगे कि हमारे पास आखिर कितने रुपए की संपत्ति थी जिसको बेच करके 1,24,560 रुपये मिला है। इसको जानने के लिए हमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड के अमाउंट है और एसेट साइड के अमाउंट है जिनकी हमें जानकारी है, उन सभी को क्रमशः लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट, इस प्रकार से इसको बनाया जाएगा। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज का इस प्रकार से कॉलम तैयार करेंगे। जो लाइबिलिटीज साइड है उसमें हमें गोपी की, बनवारी की, कैपिटल और क्रेडिटर, इन दोनों चीज़ों का जानकारी है। 1,24,000 गोपी की पूंजी, बनवारी की 3,000 और लेनदार 22,350 रुपये। जो एसेट्स है उसमें हमें रोकड़ की 3,620 रुपये की जानकारी है, तो हम एसेट साइड में कैश के नाम से 3,620 रुपये लिख देंगे। इसके बाद हम डेबिट साइड मतलब कि लाइबिलिटी साइड का टोटल करेंगे। 1,49,350 रुपये होता है, इसमें से 3,620 रुपये घटाएंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर में आएगा उसे हम सन्ड्री एसेट्स के नाम से 1,45,730 रुपया लिख देंगे। यानी इसमें से हमने 3,620 को घटा दिया तो 1,45,730 रुपये जो बचे हैं वो बाकी संपत्तियों का दाम है। इन्हीं को बेच करके नीलामी में 1,24,560 रुपये प्राप्त होंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं और देखते हैं यहाँ फ़ायदा हुआ या नुकसान। तो रियलाइजेशन अकाउंट में ये जो एसेट्स आया है इसी को हम यहाँ पर टू सन्ड्री एसेट्स के नाम से लिखेंगे, और जो हमारे क्रेडिटर्स हैं 22,350 के, उनको यहाँ लिखेंगे। इसी संपत्ति को बेचकर इन्होंने बोला था कि 1,24,560 रुपये प्राप्त होगा, तो बाई कैश बैंक के नाम से सन्ड्री एसेट्स 1,24,560 रुपये यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इसके बाद ये जो क्रेडिटर्स हैं 22,350, इनको कम ज़्यादा करके कोई डिस्काउंट वगैरह देने के लिए कुछ कहीं बात नहीं है, तो इसलिए हम इसका पेमेंट पूरा का पूरा टू क्रेडिटर्स मतलब टू कैश एंड बैंक अकाउंट के नाम से क्रेडिटर्स का पेमेंट करेंगे। और ये 1,510 रुपये जो वसूली का खर्च हुआ है, जिसे हम विघटन व्यय कहते हैं, इसका भुगतान करेंगे 1,510 का, तो दोनों का पेमेंट 23,860 रुपये हो जाएगा। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, 1,59,590 है। इसमें से हम 1, 2 इन दोनों रकमों को घटाएंगे, 22,680 रुपये का लॉस आएगा। इस लॉस को हम इन दोनों पार्टनरों के इनके रेशों में बांट देंगे, जो कि 4/7 और 3/7 के अनुपात में बांटने के लिए कहा गया है। तो 12,960 रुपये और 9,720 रुपये दो प्रकार के पार्टनरों को, गोपी और बनवारी को, इस प्रकार से भुगतान कर दिया जाएगा, यानी इनके अकाउंट में लॉस ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद हम इनका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। बाई बैलेंस बीडी में 1,24,000 ये वाली पूंजी गोपी के नाम और ये वाली 3,000 बनवारी के नाम पे यहाँ पर बाई बैलेंस बीडी के नाम से लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये जो लॉस हमारे पास आया है 12,960 रुपये गोपी का और बनवारी का, क्रॉस में ऐसे यहाँ पर आ जाएगा 12,960, 9,720 रुपये। इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया गया है। तो 1,24,000 में से अगर हम गोपी की बात करते हैं तो 12,960 रुपये गोपी का लॉस काट के गोपी को हम 1,11,040 रुपये का भुगतान कर देंगे। ये रकम ज़्यादा है, इसी को यहाँ और यहाँ लिख देंगे। बनवारी की रकम डेबिट साइड ज़्यादा है, इसी को ही हम यहाँ और यहाँ लिखेंगे। और 9,720 में से 3,000 घटा के गोपी तो पैसा ले जाएगा, लेकिन बनवारी 6,700 रुपये उल्टे लेकर आएगा। तो ये पैसा लाएगा जबकि ये पैसा लेके जाएगा। इसका पैसा कैश बैंक में डेबिट होगा, इसका पैसा कैश बैंक में क्रेडिट होगा। तो कैश बैंक अकाउंट कैसे बनेगा उसको भी देखिए। यहाँ पर बैलेंस बीडी में हम ये इनकी रोकड़ पुरानी 3,620 रुपये लिखेंगे सबसे पहले टू बैलेंस बीडी के नाम से। उसके बाद जो रियलाइजेशन का पैसा वसूल के 1,24,560 आया था, इसको हम यहाँ पर टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से लिखेंगे। इसके बाद बनवारी ने 6,720 रुपये यहाँ पर इनके लाने हैं, तो ये पैसा भी हम यहाँ पर लिख के दिखाएंगे। उसके बाद गोपी को 1,11,040 रुपये का भुगतान होना है ये वाला, तो ये पेमेंट यहाँ पर दिया जाएगा। और रियलाइजेशन अकाउंट में ये 23,860 का भुगतान हुआ था क्रेडिटर और एक्सपेंसेज का, तो ये भुगतान हम कर देंगे 23,860 का। इस प्रकार से दोनों तरफ 1,34,900 रुपये इक्वल आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 भी तैयार हो गया है। क्वेश्चन बेशक छोटा सा था, लेकिन इसका सॉल्यूशन कुछ और सवालों से कुछ ज़्यादा ही लंबा बन गया। इस प्रकार से शुरुआत हुई और इसका एक एक करके हमने स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया
और इसका समापन भी यहाँ पर हो गया। हम बहुत फास्ट इसलिए बता रहे हैं जिससे कि मैं कम समय में ज़्यादा सवाल आपके सामने पेश कर सकूं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। यहाँ पर सोनू और ज्योति एक फर्म में साझेदार हैं जिनका चिट्ठा 30 जून 2020 को निम्न था। इसमें लेनदार और नगद दिया हुआ है, बाकी कहानी अगले पेज पर है। तो इस पेज पर इन्होंने बोला है सोनू का ऋण खाता 8,000 रुपये का है और पूंजी इनके जो है सोनू के और ज्योति के 20,000 10,000 हैं और देनदार जिसे हम डेटर बोलते हैं वह भी रकम इनकी लिखी हुई है। देनदार स्टॉक प्लांट ख्याति, यहाँ पर दोनों लाभ हानि का विभाजन अपनी पूंजी के अनुपात में करते हैं, यानी इनका जो रेशो है वो 20,000 10,000 है, तो यही रेशो बना दिया इसी पूंजी को। अगर हम इनके 4 जीरो हटा देंगे 2 और 1 बचेगा, तो इनका जो लाभ हानि अनुपात है 2 और 1 का है। उन्होंने साझेदारी का विघटन करने का निश्चय किया देनदारों से। अब यहाँ पर वसूली हो गया, तो अब इससे बढ़िया है कि हम इसको लिखना भी शुरू कर दें तो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा, नहीं तो टाइम पी जाएगा सवाल ही। तो अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। पार्टिकुलर्स रुपीज़ इस तरह से आप मेंटेन करेंगे। साफ सुथरी राइटिंग में सुंदर सुंदर बनाकर आप लिखेंगे तो शायद आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा। तो सबसे पहले हम संपत्तियों को लिखेंगे। पीछे तो इस तरफ जो संपत्ति है वो रोकड़ है, यानी नगद दिया है। नगद तो हम रियलाइजेशन में लिखते नहीं है, तो हमारे पास देनदार स्टॉक प्लांट ख्याति इन चारों को लिख देंगे। देनदार स्टॉक यानी स्कंद हो गया, प्लांट गुडविल यानी ख्याति हो गए, चारों को हमने लिख लिया है। और जो हमारे पास लाइबिलिटी है वो लेनदार है 6,000 रुपये का जो दिया हुआ है, जिसको हमने स्टार्टिंग में ही आपको सवाल करते समय दिखाया था क्वेश्चन में। यहाँ पर लेनदार हो गया। इसके बाद इन सारी संपत्तियों की वसूली होगी, इनको हम बाई कैश बैंक के नाम से लिख देंगे। जो नगद बिकेगी उसको नगद के नाम से यानी बाई कैश और बैंक के नाम से लिखेंगे। तो वसूली कितनी हुई, किस संपत्ति से कितना रुपया मिला है, इसको यहाँ पर देखते रहेंगे और एक एक करके लिखते रहेंगे। यहाँ पर बोला गया देनदारों से 4200, स्टॉक से 18,000 और प्लांट से 20% कम वसूल हुआ। ख्याति को 6,000 रुपये पर आंका गया, तो हमने यही सारी वैल्यू रख दिया है। डेटर से 42,000, स्टॉक से 18, प्लांट से ये प्लांट है 14,000 रुपये का, इसका 20% यानी 2,800 रुपये कम करके 11,200 रुपये लिया गया। गुडविल पूरे 6,000 रुपये जितने मांगा गया उसकी वैल्यू ली गई। कुल मिला के 39,400 रुपये में सारी संपत्तियों की नीलामी हो गई। इसके बाद ये जो क्रेडिटर्स हैं इनका भुगतान करने के लिए यहाँ पर बोला गया कि लेनदारों का 5% छूट पर भुगतान हो गया। तो इसका मतलब होता है कि ये जो 6,000 के क्रेडिटर हैं इनका 5% काटेंगे तो 300 रुपये आएगा। 300 रुपये इसमें से घटा देंगे तो 5,700 का इनको भुगतान करा जाएगा। वसूली का खर्चा हुआ है यहाँ पर 600 रुपये का, तो एक्सपेंस 600, कुल मिलाकर 6300 रुपये का भुगतान हो जाएगा। डेबिट और क्रेडिट का जब हम मैचिंग करेंगे तो हमें पता चलता है डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड की रकम कम है। तो डेबिट साइड का टोटल 49,300 है, इसमें से 1 2 यानी ये 45,400 रुपये घटा देंगे तो 3,900 रुपये का लॉस आएगा। इसको हम 2:1 इनके रेशो में बांटेंगे तो 2,600 रुपये सोनू को और ज्योति को 1,300 रुपये लॉस इनके हिस्से में आएगा। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सोनू और ज्योति का बाई बैलेंस बीडी। सबसे पहले इसको बाई बैलेंस बीडी के नाम से हम इनकी पूंजी लिखेंगे। तो इनकी पूंजी हमने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को दिखाया था कि इनकी पूंजी जितनी रुपए दी हुई है हम उतना ही यहाँ पर दिखाएंगे। सोनू और ज्योति की जो पूंजी है वो है 20,000 10,000 रुपये। तो 20,000 10,000 रुपये की इनकी पूंजी है और ये जो लॉस है उसको हमने 2,600 1,300 रुपये लिख दिया है। 20,000 में से हमने 2,600 घटा दिया, 17,400 रुपये का भुगतान सोनू को और 10,000 में से 1,300 घटा के 8700 का भुगतान ज्योति को किया जाएगा। इसमें रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस या कुछ अन्य प्रकार की ऐसी चीज़ें नहीं है जो इन लोगों को अलग से बांट कर दी जाए। इस प्रकार से यहाँ पर ये साइड ज़्यादा है, इसी को ही दोनों तरफ लिखेंगे। अब आपको बार बार हम नहीं बताएंगे कि जो ज़्यादा होता है वही लिखते हैं, तो आप ध्यान से सुन लो। अगर ये ज़्यादा होगा तो ये लिखेंगे दोनों तरफ, अगर इधर वाली चीज़ें ज़्यादा होंगी तो इनको दोनों तरफ लिखेंगे। जिधर कमी होगी, अगर कम इधर होगा तो बाई कैश बैंक इधर आएगा, अगर इधर कमी होगी डेबिट साइड में टू कैश बैंक इधर आएगा। इसके बाद हम कैश और बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो कैश बैंक अकाउंट छोटा सा बना है। कैश और बैंक अकाउंट में सबसे पहले पुराना बैलेंस लिखेंगे। कैश का
या बैंक का जो भी बैलेंस होता है उसको हम यहाँ देखते हैं तो इसमें नगद 1000 रुपये का बैलेंस है, इसको हमने लिख दिया। इसके बाद इनके पास वसूली से 39,400 रुपये आए थे, वो हमने लिख दिया। कुल मिला के 40,400 रुपये है। अब इसमें जो पेमेंट हुआ है, सोनू की कैपिटल का 17,400, ज्योति की कैपिटल का 8,700 और रियलाइजेशन में जो पेमेंट हुआ है 6,300 रुपये का पेमेंट हुआ है। इसके बाद यहाँ पर एक पार्टनर ने लोन भी दिया हुआ है और वो है सोनू का लोन 8,000 का। इनके बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो इनका हम पूरा पेमेंट 8,000 रुपये का कर देंगे। इस प्रकार से 40,400 रुपये डेबिट क्रेडिट दोनों तरफ मैच हो गया। इसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी और स्टेप बाय स्टेप हमने इसको शुरू से लेकर के लास्ट तक इस प्रकार से आपको दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया है। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। वीडियो आप लोग जरूर शेयर करते रहिए। कॉमर्स से संबंधित तमाम वीडियोज हम कंटिन्यू उस चैनल पर बना रहे हैं। पूरी तरह से एजुकेशनल यानी शैक्षणिक चैनल होने के नाते इसमें हम फालतू की कोई भी चीज़, किसी अन्य सब्जेक्ट की वीडियो नहीं बना रहे हैं, ना ही कोई और टाइटल है। क्लिप्स फॉर यू के नाम से हमने दूसरा चैनल बनाया है जिस पे हम भक्ति भजन फजन वगैरह जो भी होता है वो तमाम चीज़ें हम आप लोगों के सामने लाते हैं, लेकिन उस चैनल का हम प्रमोशन इस चैनल पर नहीं करते। वो चैनल बिल्कुल अलग है, ये चैनल एजुकेशन वाला बिल्कुल अलग है। उसमें प्राइवेट चीज़ें हैं, पर्सनल चीज़ें हैं, इसलिए हमने उसका भी कभी भी खुलासा बच्चों के सामने नहीं किया है और नहीं करेंगे। वो जैसे चल रहा है, कम हो ज़्यादा हो, उतना ज़्यादा हम उसका प्रमोशन नहीं चाहते हैं। उसमें पर्सनल चीज़ों को सेव करके रखा हुआ है, जब ज़रूरत होगी तो उसको पब्लिक के लिए भी हम उसको खोल देंगे। तो वीडियो में अंत तक वीडियो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखा कीजिए। पता नहीं कौन से शब्द कहाँ पर हम बोलें और आपके दिमाग में ना आए और आप क्लिक करके आप बार बार उसको स्किप करके देखने लगें और वो चीज़ आपके हाथ से मिस हो जाए। तो अकाउंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक भी पॉइंट अगर आपने मिस कर दिया तो आपका फ्रेंड आपसे सवाल पूछ लेगा, तो आपको वह डाउट नहीं क्लियर कर पाएंगे जो डाउट क्लियर करने के लिए आपके फ्रेंड ने पूछा है। और क्योंकि उस समय आपने उस वीडियो को स्किप कर दिया, इसलिए आप उसका डाउट क्लियर नहीं कर पाएंगे। ऐसा हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपको ये क्वेश्चन इतना बढ़िया समझ में आए कि अगर आपका फ्रेंड आपसे सवाल पूछे तो आप इस सवाल को बहुत ही अच्छी तरह उसको एक्सप्लेन कर सकें। दूसरा स्टूडेंट जब संतुष्ट हो जाता है आपके बताने से तो ये माना जाता है कि आप में समझाने की कला है और आपने उस सवाल को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। तो हमारा बताने का उद्देश्य इस प्रकार का होता है जिससे कि आप दूसरे बच्चों को भी आसानी से इसके बारे में समझा सके। जब आप समझा पाएंगे तो समझ लीजिए तभी आपने समझ लिया है। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। रीडर्स चॉइस की ही बुक होगी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का ही प्रॉब्लम होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा।